बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स अब बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये फैसला हाफिज़ आसिम मुनीर का नहीं है। इस मौजू पर, इस इशू पर बात करेंगे कि ये क्या मामला है। वो स्वाति ठग की बुध के रोज़ किससे मुलाकात होनी थी, किससे हुई, और इस दौरान इमरान खान का मिन्नत और तरला जारी है कि मेरी फ़ौज से या हुकूमत से बात कराओ, लेकिन फ़ौज तैयार है ना हुकूमत तैयार है, कोई भी इससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और बलूचिस्तान से कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जिनसे उम्मीद रोशन हुई है और कुछ अच्छे इम्कानात ज़ाहिर करने के हालात पैदा हो गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तकरीबन 1.5 हफ़्ता पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने अपने व्लॉग में ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी का फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि इसकी जेल के अंदर से बैठकर, जेल के अंदर से फितना पर्दाजी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। और ये खबर मेरे ख्याल में 1.5 हफ़्ते से भी इसको ज़्यादा 2 हफ़्ते हो गए ये खबर मैंने दी थी, और ये खबर सही निकली। मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन आपने देखा कि अमलन तकरीबन मुकम्मल पाबंदी है। महदूद अफराद को मुलाकातों की इजाज़त है, और वो महदूद अफराद वो हैं जो फितना पर्दाजी में इमरान खान के साथी नहीं हैं, या साथी बनने में उसके साथ तावन नहीं कर रहे, या जो भी आप इसका मफ़हूम अख़ज़ कर लें। लेकिन नतीजा एक ही है कि इमरान खान की फितना पर्दाजी का दरवाज़ा बंद किया गया है। और ये जो बात है कि ये शख्स अब बाहर नहीं आएगा और ये फ़ैसला हाफिज़ आसिम मुनीर का नहीं है, इस पर मैं बात करने से पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये इमरान खान के साथ जिस तरह से सख्ती बढ़ाई गई है, और जिस तरह इसकी आखिरी उम्मीद अमरीकी वफूद के साथ थी, या ट्रंप के साथ थी, या अमरीकी अरकान कांग्रेस के साथ थी, या अमेरिका में इसकी जो लॉबी काम कर रही थी उसके साथ इसकी उम्मीद वाबस्ता थी, तो वो सारी उम्मीदें टूटने के बाद और इन सख्तियों के बाद इमरान खान का रवैया बहुत तब्दील हुआ है। और आपने देखा कि तकरीबन 12-13 दिन के बाद उसका ट्वीट आया है, और उस ट्वीट में उस तरह की खुराफात नहीं बकी गई हैं जो इससे पहले हर ट्वीट में बकी जाती थी। आपने उसका मुलाहजा किया होगा, उसमें कुछ उसूली किस्म की बातें हैं तो वो भी झूठ, लेकिन उसमें ना तो हुकूमत को गाली दी गई है, ना फ़ौज को गाली दी गई है, ना आर्मी चीफ को गाली दी गई है, ना ISI चीफ को गाली दी गई है, ना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की बात की गई है, और ना ही वो 26 नवंबर वाला झूठ दोहराया गया है कि हमारे इतने लोग शहीद हुए और जुल्म और बर्बरियत का रिकॉर्ड कायम किया गया, और ना ही इस तरह की बात की गई है कि 9 मई का वाक़या जो था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके बजाय एक नरम किस्म का बयान दिया गया है, और ये बयान उसी का है। जो कुछ उसने कहा वो बाहर पहुंचाया गया PTI के सोशल मीडिया को, और PTI के सोशल मीडिया ने जो अमेरिका से ऑपरेट होता है उसको जारी किया। और वो इतना नरम बयान था कि आपने सुना होगा कि PTI के बहुत से व्लॉगर, ख़ास तौर पर वो लंदन वाला मिर्ज़ा शहजाद अकबर, और वो अमेरिका का मुईद पीरज़ादा, और इस तरह के 2-4 और, वो ये शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये जाली मैसेज है, ये इमरान खान का है ही नहीं, ये फ़ौज ने घड़ा है और फ़ौज ने चलवाया है। यानी इमरान खान के अकाउंट से, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से फ़ौज ने अपना बयान चलवा दिया। ये लोग इस तरह का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे ज़ाहिर है कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन लोगों की तवक्कुआत को भी अच्छी खासी ठेस पहुंची है इमरान खान के इस बयान से। वैसे पुरलुत्फ़ बात यह है कि इस बयान में भी 6 निकात हैं, और इससे पहले भी एक मरतबा इसने जो बयान जारी किया था और जिसमें मुल्क तोड़ने की धमकी दी गई थी, वो भी 6 निकात पर मबनी था। लेकिन ये 6 निकात उन 6 निकात से यू टर्न के मुतरादिफ हैं। तो ये इमरान खान के रवैये में तब्दीली है। और पिछली मुलाकातों में, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि वो बैरिस्टर सैफ से इसने फ़ौज से और हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता खुलवाने का कहा, तो बैरिस्टर सैफ ने जवाब दे दिया वाज़े तौर पर कि जनाब फ़ौज से राब्ते का कोई ज़रिया नहीं है, बात तो हुकूमत से करनी पड़ेगी। तो उस गुफ्तगू की जो मज़ीद तफसील मालूम हुई है वो यही है कि इमरान खान अब बहुत बेताब है, बहुत बेचैन है, और जिस तरह एक प्यासे को
24 घंटे तक पानी ना मिले तो जो हालत उसकी हो जाती है, उसी तरह की हालत इमरान खान की है कि किसी न किसी तरीके से बात होनी चाहिए। अगर फ़ौज से नहीं हो सकती तो हुकूमत से बात का चैनल खोलें। और यहाँ तक उसने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब से भी रब्ता किया जाए। तो बैरिस्टर सैफ ने बहरहाल इमरान खान से ये कहा है कि हुकूमत से हमारे रब्ते जारी हैं और कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई। और ये जो आज़म सवाती वाला मसला था वो अब इसी से जुड़ा हुआ है। आज़म सवाती को इमरान खान ने कहा था कि ये, और एक से ज़्यादा मरतबा कहा था, 2-3 मुलाकातों में इमरान खान ने आज़म सवाती को कहा था कि मेरी फ़ौज से मुलाकात करवाओ। और आज़म सवाती का कम से कम ये कहना झूठ नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है इमरान खान के कहने पर कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ कहा वो झूठ था। और PTI के लोगों का एक खासा है कि वो जब बात करते हैं तो उसमें झूठ का उनसर ज़रूर शामिल होता है। और ये हो नहीं सकता कि PTI का कोई आदमी मुंह खोले और वो झूठ ना बोले। कुछ निशानियां अलबत्ता मज़ीद हैं। अगर वो मुंह खोलने से पहले कलमा पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े या कसम खाए तो लोग फ़ौरन समझ जाते हैं कि जो कोई बड़ा झूठ बोलने वाला है। और आज़म सवाती ने, जिसे सवात में सवात का ठग कहा जाता है, जब अपने सामने कुरान पाक खोल कर रखा तो लोग समझ गए कि ये बहुत बड़े से भी बड़ा झूठ बोलने वाला है। और वो बड़ा झूठ ये था कि बुध के रोज़ उसकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात होने वाली है। किसी अहम शख्सियत से इसकी मुलाकात नहीं हुई और ना ही होने की तवक्को है, ना ही होने की कोई सूरत है। तो ये उसने झूठ बोला, तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोला, या क्या मकसद हो सकता था। ये वो फ्राडिया है जिसने, वो कहा जाता है कि ज़लज़ला ज़दगान के मदद के लिए ये गया। मदद तो इसने कोई नहीं की, लेकिन कोई $1 करोड़ का चेक निकाला, $1 करोड़ का नोट या चेक निकाला और कहा कि ये मैं ज़लज़ला ज़दगान की, चेक नहीं, नोट, करेंसी नोट, $1 करोड़ का करेंसी नोट इसने निकाला और कहा कि ये मैं ज़लज़ला ज़दगान के लिए अतिया कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा फ्राडिया है कि जो $1 करोड़ का करेंसी नोट, पता नहीं उसने खुद कलर पेंट करके वो नोट डिज़ाइन किया या कुछ जाली नोट ख़रीद कर उसमें को हिंसे बिनसे बढ़ा दिए। तो $1 करोड़ का नोट, ये बहुत बड़ा ठग है। और यानी इस ठग होने की हैसियत का तकाजा ये था कि ये PTI में शामिल हो। और ये PTI में शामिल हुआ, इससे पहले ये JUI में था। जब ये JUI में था उस वक्त भी ये ठग था, और जब ये JUI छोड़ी तो तब भी ठग था। PTI में है तो तब भी ठग है। और इसकी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब बताई जाती है। ये 90 साल या 100 साल की उम्र का हो जाए तब भी ये ठग रहेगा, क्योंकि ठग होना इसके DNA में शामिल है और इसीलिए ये ठगों की पार्टी में बिलाखिर जा पहुंचा है। और अहम बात यही है कि इमरान खान की जो आखिरी उम्मीदें थी, ज़ाहिर है बाकी उम्मीदें कि लोग सड़कों पर आएंगे या यूरोपीय यूनियन पाबंदियाँ लगाएगी या फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी या फला काम हो जाएगा और फलाना जज चीफ जस्टिस बन जाएगा, ये सारी उम्मीदें तो किस्सा माजी बन चुकी हैं। आखिरी उम्मीद अब अमेरिका की तरफ से थी, पहले ट्रंप से थी कि ट्रंप इक़्तिदार में आते ही मुझे रिहा करवाएगा। फिर पता चला कि कोई सेनेटर है वो ग्रेनेल नाम का, वो इमरान खान को रिहा कराएगा। फिर कोई और सेनेटर मैदान में आ गया, फिर उससे उम्मीदें वाबस्ता हो गई। वो दोनों सेनेटर मंजर आम से गायब हो गए, उनको मंजर आम से गायब हुए भी 3-4 महीने हो गए। उसके बाद फिर ये जो विल्सन साहब आ गए, इन्होंने ट्वीट किया तो इसके बाद फिर इनमें उम्मीद की किरण जागी कि अब रिहाई हो जाएगी। लेकिन वो जो विल्सन साहब जो थे वो भी पीछे हट गए। और फिर एक और कांग्रेसमैन थे ब्रेडमैन, उन्होंने ट्वीट किया तो उनसे उम्मीदें लगा ली कि ये साहब रिहा करवाएंगे। और जब उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली और जब बर्गमैन की तरफ से ये खबर आई कि वो तो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो फिर इन्हें यकीन हो गया कि मामला अब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो 3 रुकनी वफद ने जो कुछ इनके साथ किया और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम से ब्रीफिंग ली और अमेरिका जाकर अपने साथियों को ये बताया कि पाकिस्तान में तो वो हालात है ही नहीं जो हमें यहाँ बताए गए थे, वो तो सब झूठ था। उसके बाद इमरान खान की आखिरी उम्मीद का दिया भी बुझ गया। तो अब ये शख्स जो है ये मिन्नत तरले पर आ गया है और अच्छा बच्चा बनने की यकीन दहानी करा रहा है, जिसका मुजाहरा इसने, जिसका सबूत इसने ये ट्वीट करवा कर दिया, जिसमें कोई गाली नहीं है, जिसमें कोई धमकी नहीं है। हाँ, अपनी तारीफ़ें हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा,
ملک کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ کس ملک کے فائدے کے لیے؟ جس کے 3 ٹکڑے کرنے کی دھمکی اس نے 150 مرتبہ دی تھی۔ تو خیر اچھا، اب یہاں بہت سارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ ذاتی جنگ ہے۔ میں نے کل بھی ایک ولاگ دیکھا، اس میں یہی تھا کہ یہ 2 پرسنالٹیز کی جنگ ہے، ایک عاصم منیر صاحب ہے اور دوسرے عمران خان سے ہیں، یہ شخصیات کا ٹکراؤ ہے۔ یہ بالکل مفروضہ غلط ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہ 2 افراد کی جنگ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ادارے کی سوچ ہے کہ 9 مئی کے بعد سے وہاں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ شخص پاکستان کا اور پاکستان کی افواج کا اور پاکستان کے اداروں کا دشمن ہے۔ یہ دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور وہاں یہی بات انہی الفاظ میں کہی جاتی ہے کہ یہ آدمی عمران خان اور اس کے ساتھی دشمن ملکوں کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں اور دشمن ملکوں کے دیے گئے ایجنڈے کے تحت ملک کو توڑنے پر لگے ہیں، یا ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ملک عدم استحکام کا شکار نہیں ہوا، بلکہ دن بدن استحکام بڑھتا جا رہا ہے۔ اب فچ کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ اور مزید اداروں نے پاکستان کی معیشت کے مستحکم ہونے کی خبر دی ہے، اور پاکستان کے سرپلس اکاؤنٹ میں $1 ارب کا تاریخی اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے اتنا اضافہ نہیں ہوا، تو وہ ساری چیزیں بھی ٹوٹ گئی، تو یہ معاملہ ہو گیا ختم۔ لیکن عمران خان کے بارے میں یہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے کہ یہ شخص اب اندر ہی رہے گا، باہر نہیں آئے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر وہ اپنا رویہ تبدیل کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر یہ نکل سکتا ہے رستہ، پھر یہ ہو سکتا ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ وہ معاملات بہت پیچھے رہ گئے۔ اب معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی، اب کچھ بھی کر لے بات نہیں بنے گی، کیونکہ اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ شخص پاکستان کے وجود کا دشمن ہے، تو اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو ایک اور موقع جیل سے باہر آ کر ملک میں انارکی پھیلانے کا دے دیا جائے۔ یقیناً اس وقت وہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ اب وہ اگر جیل سے باہر آ جاتا ہے تب بھی وہ اتنا بڑا دنگا فساد نہیں کر سکتا جتنا اس نے کیا۔ لیکن کیا کسی دنیا کی تاریخ میں، کسی ملک کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ کسی ملک دشمن، کسی بیرونی ایجنٹ، کسی دہشت گرد کو اس لیے رہا کر دیا جائے کہ اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ آئندہ دہشت گردی نہیں کرے گا؟ ایسی کوئی مثال نہیں ہے، اور ایسی مثال نہیں ہے تو پھر یہ بھی جیل میں رہے گا، اور معافی تلافی اور اصلاح کے لیے اور مذاکرات اور یہ بیک ڈور بات چیت اور رابطوں کا سلسلہ، خفیہ کاری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگ صرف ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے پروگرام کو آگے چلانے کے لیے، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے، اس کی ویورشپ کے لیے کرتے ہیں۔ حقیقت ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ حقیقت ان کے پیچھے وہی ہے جتنی حقیقت وقاص اکرم کے اس بیان میں تھی کہ 26 نومبر کو ہمارے 370 افراد شہید ہوئے ہیں ڈی چوک پر۔ تو جتنی صداقت اس میں تھی وہ بیانی بھی خیر پٹ گیا، ایک لاش بھی یہ نہیں دکھا سکے، شور بہت مچایا۔ امریکی وفد جو پاکستان آیا اس نے حکومت پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کی، تائید کی، اور اس کو درست تسلیم کیا کہ ڈی چوک میں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی اور کوئی آدمی نہیں مارا گیا۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک آدمی جو مارا گیا وہ گنڈا پور کی گاڑی کے قریب فائرنگ سے مارا گیا۔ وہ گنڈا پور کے کسی محافظ نے گولی چلائی، جان بوجھ کر گولی چلائی، غلطی سے چلائی، یا گنڈا پور کو اور وہ بشرا بی بی کو ایک گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں منتقل کرنے کا جو معاملہ ہوا تھا، اس موقع پر ہجوم کو نزدیک آنے سے روکنے کے لیے چلائی، جو بھی ہے، ایک آدمی وہاں مرا تھا اور ایک آدمی ڈی چوک میں تھا ہی نہیں، وہ کسی اور جگہ پر ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ انہوں نے اس کا بھی مدعا یہ ڈی چوک پر ڈال دیا، اور یوں مل ملا کر 2 لاشوں کا بندوبست انہوں نے کیا، لیکن دونوں لاشوں کا تعلق ڈی چوک پر حکومتی دستوں کی فائرنگ سے نہیں بنا۔ تو اس بات کو انہوں نے درست تسلیم کیا۔ یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی صدمے کی بات تھی۔ ناظرین، بلوچستان سے کچھ حوصلہ افزا خبریں یوں ہیں کہ اطلاعات ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس پر بڑی حد تک اتفاق رائے ہو گیا کہ بلوچ قوم پرست اور
इंसानी हकूक़ की बलोच तंजीमें या जो भी अंजमनें और तंजीमें इस हवाले से काम कर रही हैं अलग अलग नामों से, वो अपना फासला BLA से बढ़ाएंगी, दूरी में इजाफ़ा करेंगी और ये तअस्सुर पैदा नहीं होने देंगी कि हमारा BLA से कोई ताल्लुक़ है। अमलन वो ऐलान करेंगी अमलन कि हमारा BLA से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, उससे लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करेंगी और इस तरह BLA को एक पब्लिक परसेप्शन में जो एक तअस्सुर है कि इनको सियासी अनासर की हिमायत हासिल है, वो तअस्सुर दूर करने में मदद मिलेगी। अतः ये अख्तर मेंगल साहब ने जो धरना ख़त्म किया, तो उस पर मैंने कल एक प्रोग्राम देखा जिसमें अख्तर मेंगल साहब का मजाक उड़ाया गया था कि अख्तर मेंगल साहब भी भाग गए। ये बड़ी ही नाआक़िबत नाअंदेशाना बात है और वैसे भी खिलाफ वाक़या है, वो भागे नहीं है। ये नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे बात की थी टेलीफोन पर और इस बातचीत के सिलसिले के बाद मेंगल साहब ने ये धरना ख़त्म किया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो आर्मी चीफ ने जो ख़िताब किया था कि दहशतगर्दों को बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो ये उससे डर कर, हालांकि आर्मी चीफ के ख़िताब का रुख मेंगल साहब या सियासतदानों की तरफ नहीं था, वो दहशतगर्दों के बारे में बात कर रहे थे। नवाज़ शरीफ साहब की यकीन दहानी पर यह धरना ख़त्म हुआ और मैंने बहुत पहले बताया था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं, तमाम सियासतदानों में वाहिद सियासतदान हैं जिनकी बात का बलोच कौम परस्त बहुत ज़्यादा नाराज़ होने के बावजूद एतबार करते हैं और उनकी बात का भरम रखते हैं। अल्लाह करे ये भरम जो उन्होंने रखा है अख्तर मेंगल साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की बात का, यह कायम रहे। और इतलाआत ये हैं कि लंदन से इलाज मुआलजे के बाद नवाज़ शरीफ जो वाक़तन बीमार हैं, उनको कई किस्म की तकालीफ लाहक हैं जिनके अलग अलग यानी तशख़ीस और अलग अलग इलाज हैं, तो वो ये बहुत जल्दी अपनी तशख़ीस और नुस्खा वगैरह लेकर पाकिस्तान आएंगे। तो पाकिस्तान आने के फ़ौरन बाद जो ख़बर है, जो टाइम टेबल है, वो ये है कि वो अख्तर मेंगल से भी मिलेंगे, बलूचिस्तान की तमाम जमातों के लीडरों से मिलेंगे, चाहे वो कौम परस्त हैं, चाहे वो कौमी धारे की जमातें यानी पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, ENP और इसके अलावा जो कौम परस्त पार्टी हैं, चाहे वो पश्तूनों की हैं, चाहे वो बलोचों की है, सब के लीडरों से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में नहीं, बलूचिस्तान में जाकर मुलाकातें करेंगे। कोयटा में जाएंगे, वहाँ उनकी दावत पर लोग आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। हो सकता है वो ख़ुद भी किसी के घर चले जाएं, ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये जो ख़बर है, पक्की ख़बर है, वो ये है कि बलूचिस्तान आकर उन्होंने मुलाकातें करनी है और इन मुलाकातों का वाहिद नुक्ता एजेंडे का ये होगा कि बलूचिस्तान में ये जो एतमाद का बहरान पैदा हो गया है, खलीज पैदा हो गई है रियासती इदारों में और बलोच सियासी जमातों और आवाम और कारकुनों में, उसे कैसे दूर करना है। और दहशत गर्दी का मसला उसी तरीके से हल होगा जिस तरीके से दहशत गर्दी का मसला हल किया जाता है, लेकिन सियासी नफ़रत और सियासी तलखी और सियासी फासलों का जो इलाज है वो मुज़ाकरात और बातचीत से हल होगा। और अहम बात यह है कि इस पॉलिसी के या इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इदारों में कोई राय नहीं है। इदारे इस अमल में शरीक होते हैं या नहीं, यह आइंदा के मरहले में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इदारों की तरफ से इस बात की कोई मुखालफत नहीं है, बल्कि इदारों की तरफ से नवाज़ शरीफ साहब को ये तसल्ली है बिलवास्ता तरीके से कि वो इसमें तावन ही करेंगे, मुज़ाहमत या मुखालफत नहीं करेंगे। और ये बलूचिस्तान की हद तक एक बड़ी पॉजिटिव बात है। और बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं, जबकि पख्तूनख्वा में हालात ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होंगे, क्योंकि तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकराती सिलसिले चलते रहे हैं, सामने से भी और बैक डोर से भी, उसके बाद तालिबान की आला क़यादत ने अपनी पॉलिसियाँ बदली हैं, वो पाकिस्तान के करीब आए हैं, माजी की गलतियों का इआदा ना करने का वादा किया है, और भी कई चीज़ें अभी हल तलब हैं, लेकिन वो हल हो जाएंगी, जिसके बाद TTP के लिए अफ़गानिस्तान के सरज़मीन में भी इतनी मुश्किलात हो सकती हैं या हो जाएंगी कि वो पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाइयाँ ना कर सके। आखिर में इस बात पर इज़हार अफसोस कि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम हुई,
पाकिस्तान में उसका नतीजा ये निकल सकता था कि 12 रुपए 10 रुपए से लेकर 12 रुपए तक ये पेट्रोल सस्ता हो जाता, जिससे आवाम को एक रिलीफ मिलता, हकीकी रिलीफ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब डट गए कि मैंने ये रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं होने देना, और इस पर आवाम नाराज़ हैं। और आवाम जो बातें कर रहे हैं उनका हवाला भी नहीं दिया जा सकता, जिस तल्ख लहजे में वो वफाकी हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ का मसला क्या है, वो क्यों आवाम को रिलीफ देने के इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।